नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने इससे पहले हमारा वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। वर्ण विचार का फर्स्ट पार्ट बच्चों हमने किया था। अब आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों वो करेंगे। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने व्यंजन के 3 भेदों के बारे में किया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या क्या थे देखिए आप, ख, ख, ग, गह, अंग, च, छ, ज, जह, य, त, थ, ड, ढ, अ, त, थ, द, दह, न, प, फ, ब, बह, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन बच्चों। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनको लिख देता हूं यहां पर। स्पर्श व्यंजन के बाद आगे आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों 4 होते हैं हमारे: य, र, ल और व। देखिए, सबसे पहले हम अंतस्थ के बारे में जान लेते हैं। अंतस्थ क्या होता है? यानी बीच के, यानी जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है मुख विवर के किसी भी अंग को पूरी तरह से जो है नहीं छूती। यानी हवा जो यानी प्राणवायु जो है किसी भी अंग को पूर्ण रूप से नहीं छूती, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन जो है बच्चों कहा गया। देखिए, इसमें जो य और व, इसमें य और व जो हमारे ये 2 वर्ण है बच्चों, इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। य और व को हम अर्धस्वर कहते हैं। बच्चों देखो, अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर मीन्स जिसके अंदर हम स्वरों का उच्चारण करते समय हमें अधिक टाइम लग रहा है और व्यंजन का उच्चारण करते समय कम टाइम लग रहा है। जैसे य, व, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा गया है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा ल। ल को देखिए बच्चों, ल को हम कहते हैं पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन। पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है ऊपर के भाग को टच करती है और उसके बगल में से, पार्श्व मीन्स बगल में से हवा बाहर निकलती है। देखो बच्चों, हमारे जो प्रसिद्ध गायिका हुई है लता मंगेशकर जी, वो पार्श्व गायिका है, यानी जिसको हम प्लेबैक सिंगर भी कहते हैं। गाता कोई और है, दिखता कोई और है। इसलिए लैंड भी कुछ ऐसा ही है। जब हम बोलते हैं हमारी जीवा ऊपर को टच करती है और उसके साइड से यानी बगल से, पार्श्व भाग से हवा क्रॉस होती है, हवा निकलती है, इसलिए इसको पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। उसके बाद बच्चों देखो, र, हमारा जो र, इसको हम कहते हैं बच्चों लुंठित व्यंजन। मीन्स जो हमारी जीवा होती है ऊपर के भाग को टच करके
बेलना आकार गोल हो जाती है, जिसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसमें से यह और वह हमारे अर्ध स्वर हैं, र पार्श्व व्यंजन है और र जो है लुंठित व्यंजन है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। देखिए बच्चों, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए इसमें जैसे श, श, स और ह, ये चारों के चार बच्चों हमारे ऊष्म व्यंजन है। यानी ऊष्म व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से गर्म हवा निकलती है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर के अंदर रगड़ खाकर गर्म हवा निकलती है, श श ह। इसलिए इनको हम जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों, चार हमारे 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए, चार हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए और चार हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। उसके बाद बच्चों इनकी संख्या 33 हो गई। 11 हमारे स्वर हुए हैं, 44। उसके बाद बच्चों देखिए हमारे, इससे पहले मैं एक और बता देता हूं आपको, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। देखिए बच्चों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है? स्पर्श संघर्षी यानी जो हमारा तवरग होता है, च, छ, ज और जह, केवल ये चार व्यंजन, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। या नहीं, ओनली च, छ, ज और जह, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट है बच्चों संयुक्त व्यंजन। इसके अतिरिक्त हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों, संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो भी 4 है। श, त्र, अज्ञा भी बोलते हैं, इसका उच्चारण जो है यह, ज और स्र, अक्षर, त्र, अज्ञा और स्र। देखिए बच्चों, ये जो 4 वर्ण हमारे, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको हम डेड वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यानी जो ये बने हैं, इसमें पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर बच्चों पूरा होता है। श, क, स, श, समझ में गया? कक्ष, जैसे कक्ष, इसमें जो क है वो आधा है और जो श है वो पूरा है। इनको टोटल मिलाकर यानी डेढ़ वर्ण या डेढ़ अक्षर भी जो है बोला जाता है। अब देखो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है त्र।
त र त्र शब्द बना सकते हैं हम पत्थर ज आधा य ज्ञ ज्ञान। उसके बाद बच्चों देखिए श र स्र जैसे श्रम। ठीक है बच्चों, यानी ये जो हमारे हैं वो आधे हैं और ये वर्ण जो है हमारे पूरे। इस प्रकार से ये चार हमारे जो बच्चों संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। देखिए यदि बात करें घोषतव या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, घोषतव के आधार पर यदि बच्चों हम घोषतव के आधार पर व्यंजनों को बांटते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अघोष, अघोष व्यंजन, और सेकंड है बच्चों सघोष व्यंजन। सघोष या इसको हम जो है घोष व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम सघोष या घोष व्यंजन भी या ऐसे भी लिख सकते हो घोष व्यंजन। ठीक है बच्चों, सघोष या घोष व्यंजन। देखिए घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर क्या होता है, यानी सबसे पहले अघोष व्यंजन को हम देखते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों के अंदर कंपन नहीं होता, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता अर्थात वो झंकृत नहीं होती, उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का यदि हम बात करें, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष व्यंजन होता है। अब इसमें देखिए बच्चों, हमारा इसमें पहला और दूसरा, पहला और दूसरा यहां तक देखिए, पहला और दूसरा, जैसे ये कवरक था हमारा, कवरक, चवरक, तवरक, तवरक और पवरक, ये पांच वर्ग थे बच्चों। इन पांचों के वर्गों के पहले अक्षर क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सारे के सारे जो है अघोष हैं। यानी देखो अब देखना, पांच अघोष व्यंजनों की टोटल संख्या बच्चों 13 होती है। अघोष व्यंजनों की टोटल संख्या 13 यानी 13 होती है। 13 कैसे बच्चों, देखो अभी 5 वर्ग हैं हमारे, क, ख, च, छ, ट, ट इत्यादि 5, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी प्रत्येक वर्ग में से 2, 10 अक्षर बन गए। ठीक है, 13 संख्या। अब हमें 3 अक्षर और चाहिए, यानी 3 वर्ण और चाहिए। अब देखिए ये 3 वर्ण श, स और स, ठीक है बच्चों, 3 वर्ण ये हो गए हमारे स, और स, इनको भी हम अघोष के अंदर लेते हैं, इसलिए इनकी संख्या बच्चों हो गई 13। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमारा आता है सघोष व्यंजन, सघोष या घोष व्यंजन। यदि हम
सघोष या घोष व्यंजन की बात करें तो बच्चों इसके अंतर्गत यानी हमारी ध्वनियों के अंदर जब हमारे मुख विवर से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, यदि हम उनका वर्णन करें तो बच्चों हमारे मुख विवर से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उनमें कोई कंपन जो है पैदा नहीं होता, यानी उनको हम अघोष कहते थे। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से या हमारी स्वर तंत्रियों के अंदर कंपन पैदा होता है, उनको सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। बच्चों यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या के अंदर 22 है। इनकी संख्या टोटल बच्चों 22 है। सघोष व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ख, ग, ङ, ये 5 ये हमारे सघोष में आ गए। ये इसमें आ गए बच्चों, ये अघोष और ये आ गए बच्चों सघोष। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रत्येक वर्ग के अंदर 3-3 वर्ण, यानी 5 वर्ग हमारे, 3-3 वर्ग 15। इसके अतिरिक्त हमारे जो ये अंतस्थ व्यंजन है, चार हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। य, ल, ये सभी के सभी सघोष के अंदर आएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों हमारे 2 वर्ण आए हैं जिनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ये दोनों, इनको भी हम घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन में रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक व्यंजन हो रहा है बच्चों, एक वर्ण हो रहा है जिसका नाम है अकेला है रह गया था हमारा, ये तीनों हमारे अघोष में चले गए थे, अकेला है रह गया, ये हमारा सघोष में आएगा। इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या बच्चों होगी 22। ठीक है बच्चों, दोबारा फिर बता रहा हूं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं? स्वर तंत्रियों के अंदर जब हमारे कोई कंपन नहीं होता उनको हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। इनकी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन वर्ण होता है वो अघोष होता है। सघोष या घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है, वर्ण जो होता है वो सघोष या घोष व्यंजन होता है। इनकी संख्या 13 है, इनकी संख्या टोटल जो है 22 है। अब आगे आता है बच्चों हमारा, इससे नेक्स्ट जो है रेज करा बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रांतों के आधार पर प्रांत या श्वास के आधार पर, प्रांत या श्वास के आधार पर बच्चों हम व्यंजन को 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है अलग प्राण और सेकंड है बच्चों महाप्राण। अलग प्राण, महाप्राण। देखो बच्चों, अलग प्राण, अलग मीन होता है थोड़ा, अल्प मीन होता है थोड़ा या कम, थोड़ा या कम। प्राण मीन होता है बच्चों वायु, प्राण मीन होता है वायु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है
उसे अलग प्राण व्यंजन जो है कहते हैं। उसको बच्चों अलग प्राण व्यंजन कहते हैं। अलग प्राण व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला तीसरा, पहला कौन सा है? जैसे कौरव कौन लेते हैं? पहला कौन सा है? क, तीसरा ग और अंग। यानी ये क्या है बच्चों? पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे अलग प्राण व्यंजन है। इसके अंदर पहला, तीसरा और पांचवा, इसको हम अलग प्राण व्यंजन बोलेंगे। उसके बाद बच्चों होता है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है बच्चों? यानी जिसको बोलने में हमें अधिक समय लगता है उसको हम महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा, दूसरा कौन सा इसमें वर्ग में हमारा कौन सा रहेगा बच्चों? ख। और चौथा वर्ण कौन सा है? ग। ये हमारे महाप्राण व्यंजन हैं। दोबारा बता रहा हूं बेटा, देखिए अलग प्राण क्या था? अलग मीन होता है कम या थोड़ा, यानी जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम वायु की आवश्यकता होती है, अलग प्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, क, ग और अंग, ये हमारे अलग प्राण में है। महाप्राण में हमें श्वास वायु की यानी बोलने में जो है वायु की ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा यानी ग और गह, ये महाप्राण व्यंजन है। इसको बिल्कुल आसानी से समझने का मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, बिल्कुल आपको उसी समय ध्यान आ जाएगा। देखो बच्चों, इसको याद करने का एक बिल्कुल आसान सा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले क्या बोला है मैंने? एघोष। आप एघोष लिखिए, एघोष। उसके बाद बच्चों ए के बाद कौन सा वर्ण आता है? स, यानी सघोष। ठीक है बच्चों, इतना तो याद ही रह जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बोला था? अलग प्राण, क्योंकि 2000 रुपए ना, अलग प्राण। उसके बाद बच्चों महाप्राण। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का इसको। ठीक है बच्चों, एघोष, सघोष, अलग प्राण, महाप्राण। ओके। उसके बाद एघोष में क्या है? एघोष में आपने काउंटिंग सिर्फ 5 तक काउंटिंग याद रखनी है। एघोष में 1 2 यानी पहला, दूसरा वर्ण। सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। क्लियर? पहले में पहला, दूसरा, दूसरे में सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। अब उसके बाद अलग प्राण में क्या बच्चों? अलग प्राण में है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, 3 5। इसके बाद महाप्राण में क्या बच्चों? दूसरा और चौथा वर्ण। इतना तो याद ही रह जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए, अब हमने क्या कहा था बच्चों? अलग प्राण हमारे जो भी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन वो सारे के सारे अलग प्राण में आएंगे। हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, य, र, ल और व, सारे के सारे अलग प्राण में आएंगे। महाप्राण में क्या आएंगे? श, श, श और श। ठीक है बच्चों, अकेला है रह गया। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। यह अलग में है और स महा में। अब इसको हम मैथ के अंदर क्या करते हैं बच्चों? मल्टी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कर देते हैं हम इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, एक दूसरे से क्रॉस कर दीजिए। मीन्स क्या है? इस क्रॉस का मतलब यह है कि जो एघोष है वो महाप्राण है और जो सघोष है वो अलग प्राण है। मीन्स क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व अलग प्राण है और सघोष है। उसके बाद बच्चों एक रह गया हमारा अकेला है। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, सघो यानी सघोष और महाप्राण को। ये जो रह गया हमारा अकेला वो रह गया है जो व्यंजन है वो सघोष है और महाप्राण है। इसके बाद बच्चों देखिए
आपको आशा करता हूं कि यहां तक का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर जितने भी हमारे 11 के 11 स्वर हैं वो सभी के सभी सहघोष हैं और अलग प्राण हैं। यानी जितने भी हमारे स्वर हैं वो क्या है बच्चों, सहघोष हैं और अलग प्राण हैं। सहघोष और अलग प्राण हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य ध्वनियों की। देखिए इसको इरेज करो बच्चों। जैसे हमारे दंतोष्ठ है, दंत प्लस ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंत प्लस ओष्ठ है यानी दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है, इसके अंदर बच्चों व और हमारा जो फ, देखो जो व और फ, ये हमारा जो फ है बच्चों इसको हम ओष्ठ में काउंट करते हैं, लेकिन इसके नीचे जो नुक्ता लगा हुआ बच्चों इसलिए ये हमारा जो होगा वो किस में होगा बच्चों, दंतोष्ठ है। फ उसी प्रकार जैसे ज। अब देखो बच्चों इसके अतिरिक्त दंत मूल कुछ हमारे होते हैं, दंत मूल या जिसको हम वर्षीय व्यंजन बोलते हैं, यानी वर्षीय या वर्षीय। अब इसमें देखिए बच्चों इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है बच्चों आपको एक याद रख देना है, सजरल, स ज र और ल, सजरल। अब ये चार वर्ण है बच्चों, स ज र और ल, इनकी काउंटिंग बच्चों हम दंत मूल के अंतर्गत करते हैं। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं अयोगवाह। देखो अयोगवाह, अयोगवाह शब्द जो है बच्चों अयोग प्लस वाह से बना है। अयोग मीन्स होता है यानी जिसका मिलाप नहीं है और जिसका योग नहीं है, और वाह वहन करना। अब इसमें देखिए बच्चों हमारे जो ये अयोगवाह वर्ण है उसके अंदर हमारे दो ही आते हैं, अंग और अह। इसको हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं और इसको हम जो है बच्चों विसर्ग बोलते हैं। अब इसमें देखो बच्चों इसको अयोग क्यों कहा गया है, क्योंकि अयोगवाह जो है स्वर, यानी जब हम जो इसमें स्वर होते हैं ये लिखित रूप में होते हैं, जब इनको स्वरों में काम करते हैं तो लिखित रूप में करते हैं, और जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये बच्चों व्यंजन रूप में उच्चारण किए जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह जो है कहा गया। इनको बच्चों विसर्गों को जो है पार्श्व व्यंजन भी कहा गया है। पार्श्व विसर्गों को पार्श्व व्यंजन भी कहा गया है। क्यों? पार्श्व मीन्स होता है बगल से, यानी जिनका उच्चारण जो है बच्चों बगल से होता है। अयोगवाह, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अयोगवाह क्या होते हैं बच्चों? अयोगवाह ऐसे शब्द होते हैं जिनका जिनको हम स्वरों में रखते हैं, लेकिन स्वरों में उनको लिखा जाता है और उनका उच्चारण जो है व्यंजन में किया जाता है, इसलिए इनको जो है अयोगवाह कहते हैं। अब देखिए बच्चों एक और छोटी सी टेबल के माध्यम से भी आप जो है इस पूरे के पूरे को जो है याद कर सकते हो। सबसे पहले मैं जल्दी से फास्ट से कुछ लाइनें बना रहा हूं। सबसे पहले देखिए आप टेबल बना लीजिए बिल्कुल फास्टली, ठीक है बच्चों। इसमें 1 2
अब इसमें देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए कवरक, कवरक, चवरक, तवरक, तवरक, पवरक। ठीक है बच्चों, आप इसको काउंटिंग भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कवरक के अंदर बच्चों, जब हम कवरक, जिनको हम कवरक को हम कंठे भी बोलते हैं, कवरक को हम कंठे भी बोलते हैं, चवरक को तालव्य बोलते हैं, तवरक को मूर्धन्य बोलते हैं, तवरक को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दंतक, दंत्य, पवरक को ओष्ठ्य। उसके बाद बच्चों यदि हम बात करें कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ तालु है। उसके बाद बच्चों मुख और नासिक्य, मुख और नासिक्य। उसके बाद बच्चों कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। उसके बाद बच्चों आता है हमारा दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। देखो बच्चों, ये हमने तालिका बनाई है। कवरक यानी जो कंठे हैं वो सारे के सारे कवरक हैं, तालव्य चवरक है, मूर्धन्य तवरक है, दंत्य तवरक है, ओष्ठ्य पवरक है। उसके बाद जो हमारे इसके साथ हमारे जो हमारे स्वर आते हैं वो आते हैं, कवरक के अंदर आता है बच्चों अ, आ, ठीक है। उसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं, फ, यानी और विसर्गे। ये सभी के सभी बच्चों हमारे कंठे यानी कवरक के अंतर्गत जो है आते हैं। उसके बाद बच्चों आता है हमारा, यदि हम बात करें चवरक, चवरक के अंदर आप एक हमारा कौन सा आ गया, ई और ए, ए या हम ऐसे लिखते हैं या र और ल, ठीक है, या र ल। ई मूर्धन्य तवरक, मूर्धन्य के अंदर तवरक, तवरक के अंदर एक वर्ण आता है री, री सी, री, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा दंत्य, दंत्य के अंदर आता है तवरक, तवरक में हम ल का उच्चारण करते हैं। इसके साथ ही बच्चों हम जो है एक और वर्ण रह गया हमारा यहाँ पर तालव्य, चवरक ई, य और स, और स। अब देखिए बच्चों ओष्ठ, ओष्ठ में हमारे पवरक आता है। पवरक के साथ कौन कौन से वर्ण आएंगे, उ और उ। कंठ और तालु, जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है वह ए। उसके बाद बच्चों यदि हम कंठ नासिके की बात करते हैं, नासिके के अंदर बच्चों हमारे पंचम कौन कौन से थे, अंग, य, ण, न, म और बच्चों अंग, ठीक है। ये हमारे नासिकीय वर्ण में आएंगे। इसके बाद बच्चों कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ की बात करें तो बच्चों हमारे ओ के अंदर कौन से रह गए, ओ और ओ। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ के अंदर बच्चों हमारे व, हम यहां पर लिख रहे हैं व और फ, ये लिख रहे
व और फ। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों रिपीट कर रहा हूं, हमने इनको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे स्वर है, ये व्यंजन है, सपर्श व्यंजन। ठीक है बच्चों, देखिए कंठे के अंदर कवरक, पूरा का पूरा कवरक आएगा, का खा गा गह। उसके बाद स्वर आएंगे अ आ, हमारा एक्स जो है उसके साथ विसर्ग। तालव्य के अंदर चवरक आएगा ई ई य, इसको देखो य र ल व स स ह। ठीक है बच्चों, मूर्धन्य के अंदर टवरक रि र और स, दंत्य में टवरक ल और स, ओष्ठ्य में टवरक उ उ, कंठ और तालु के अंदर बच्चों ए मुख और नासिका में अंग या न म अंग। उसके बाद दंतोष्ठ में बच्चों व और फ, कंठ और ओष्ठ में बच्चों ओ ओ। इस प्रकार से बच्चों हम जो है इस वर्ण विचार पर जो है चर्चा कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी को वर्ण विचार जो है समझ में आए होंगे। बच्चों यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए जो है या डायरेक्ट कॉल करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।